स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आपने पढ़ लिया है, 11 में ही ये चीज़ आ चुका है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं। चूँकि आप यहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स पढ़ लिए हैं। वैसे तो आप 11 में ही वेक्टर पढ़ लेते हैं, उससे भी बताया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से हम आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का बता दें, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आज का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसमें क्या करते हैं कि ये हो गया आपका ओरिजिन और ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और इनके कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम दिखा देते हैं यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। इसको कह लिया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस के अनुसार सपोज कर लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। इसको ओरिजिन से अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये वेक्टर बन गया, दिस इज द वेक्टर OA, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, वेक्टर OB, ये वेक्टर OB हो गया। अब हमको ट्रायंगल का वेक्टर का ट्रायंगल आप लोग पढ़ लिए हैं, तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार हम चाहे डायरेक्शन A to B कर ले, चाहे B to A, ये तो फ्री है, वहां पे तो कुछ बोला नहीं गया है किधर से डायरेक्शन। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो हमने AB ही कर लिए, डायरेक्शन कर दिया, ठीक है। इस डायरेक्शन के अनुसार अब आप बात कर लें ट्रायंगल लॉ से थोड़ा सा पीछे लौट के चलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, जिसको आप बोलते हैं OA, यानी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आपका क्या आ गया, OA, जिसको हम लोग क्या कर लेते हैं, xi x1i प्लस y1j प्लस z1j वेक्टर के फॉर्म में हो गया। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो उसका क्या हो जाएगा, वो भी वेक्टर, दैट इज x2i प्लस y2j प्लस z2, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर के अनुसार आपने क्या कर लिया, वेक्टर निकाल लिया। अब वेक्टर निकालने के बाद अब हम ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं। तो ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है इस ट्रायंगल लॉ में कि जो वेक्टर दो वेक्टरों का अपोज करेगा वो होता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो यानी ये वेक्टर इसके हेड से इसका टेल जुड़ा है, और ये देखिए इसके हेड को इसका हेड क्या कर रहा है, जाके अपोज कर रहा है, यानी दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या हो गया, OB वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA प्लस AB, OA प्लस AB। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, वेक्टर AB जो आ गया, दैट इज इक्वल टू OB माइनस OA, दोनों को माइनस करना है। तो OB का पोजीशन वेक्टर यहाँ पे ऊपर आपने लिखा है x2i प्लस y2j प्लस z2k, माइनस क्या हो जाएगा, x1i प्लस y1j प्लस z1, ठीक है। अब इनको माइनस करेंगे तो AB का पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस
y1j प्लस z2 माइनस z1j। ये हो गया इनका पोजीशन वेक्टर। अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी अपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ लिया है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही तो डिस्टेंस हो गया, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, यानी इनका क्या निकाल लिया जाए, इनका मैग्नीट्यूड बस बता दें। तो इनका जैसे ही मैग्नीट्यूड निकालेंगे आपको डिस्टेंस का फार्मूला आ जाएगा जो आप 11 में पढ़ रहे थे। 11 में 3D में पढ़े होंगे, 3D चैप्टर में डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। तो वो हम आपको यहाँ बता देते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड दैट इज डिनोटेड बाय सिंपली द ए बी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या निकल के आती है, अंडर रूट में क्या होता है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया हुआ हो, हम यहाँ से एक दो लाइन भेज कर लें ताकि आपको साफ दिखेगा, ठीक है। अगर कोई वेक्टर r वेक्टर a वेक्टर कुछ भी आप कह लें xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता था, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है। तो अब हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकल के क्या आएगा, ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ए बी, इसको सिंपली हम डिनोटेड बाई ए बी कह लेंगे, तो अंडर रूट मतलब यहाँ पे आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर किया गया है, जे के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, के कोफिशिएंट, तो यहाँ कोफिशिएंट हमको क्या मिल रहा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालने का फार्मूला 11 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज अ वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर के अनुसार कैसे ये फार्मूला आया आपने देख लिया। वैसे यूज करना होगा तो आप वेक्टर है तो डायरेक्ट वेक्टर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उनके बीच का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं सेक्शन फार्मूला, ठीक है, वो भी आपको बता दें यहाँ पे। सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन, ठीक है। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अगर दो पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट उस लाइन ज्वाइनिंग को कट करता है किसी फिक्स रेशियो में, तो उसका फार्मूला भी 11 के 3D में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट वेक्टर के अनुसार कैसे वो फार्मूला आएगा, वेक्टर में कैसे यूज करेंगे, वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं दो पॉइंट, ऐसा ले लिया, वही सेम डायग्राम भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ ले लिया ए बी और ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर लिया, वो भी वेक्टर हो गया, ओरिजिन से ज्वाइन करके ये बना लिया, वो ए वेक्टर हो गया। दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गया, लेकिन बहुत कोई मतलब नहीं है, आप एक फिगर देख चुके हैं तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, 3D की बात चल रही है। अब सी पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, यहाँ पे आपका सी पॉइंट है, तो सी को भी जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका भी पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि ओ ए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर मीन्स वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर मीन्स वेक्टर बी, और ओ सी वेक्टर को हम लिख लेते हैं वेक्टर आर कह लेते हैं, ठीक है। और ये आपको गिवन है किस रेशियो में, m/n के रेशियो में कट कर रहा है। गिवन दैट AC अपॉन CB इज इक्वल टू m, ठीक है, ये गिवन है। इसके हेल्प से हम पोजीशन वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में सेक्शन फार्मूला निकालेंगे और फिर वहीं से उसको पॉइंट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है।
तो पॉइंट फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होगा तो पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पे कर लेते हैं x1 y1 z1, इसको कर लेते हैं x2 y2 और ये हो गया z2। और जिसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, चाहे 10th से पढ़ते आ रहे हो सेक्शन फार्मूला, उसको x y z जो कि 3D है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट को x y z कर लेते हैं। ठीक है। पोजीशन वेक्टर जैसा कि अभी भी आपने लिखा था, देख लिया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओसी को जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, क्या आ जाएगा xi प्लस yj प्लस z के। पोजीशन वेक्टर ऑफ OA x1i प्लस y1j प्लस z1 के निकाल लेंगे ये सब चीज। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ से आते हैं, अगर हम इसको डायरेक्शन दे दें, ठीक है, वेक्टर बना लें, तो वेक्टर AC डिवाइडेड बाई वेक्टर CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m/n, और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा NAC इज इक्वल टू MCB। जब डायरेक्शन ले लेंगे थोड़ा इसका मीनिंग है, देखिए यहाँ पे आपने अगर डायरेक्शन AC दे दिया है तो यहाँ से BC नहीं देंगे, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लाइन को रखेंगे, या तो BC तो CA रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ तक जब आ गए हैं तो केवल AC को कैसे लिखेंगे, आप पढ़ चुके हैं कि किसी लाइन का अगर पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे OC माइनस OA लिखेंगे। AC को हम लोग क्या लिखेंगे, AC को लिखेंगे किस तरीके से, OC माइनस OA लिख लेंगे, इक्वल टू क्या लिखा है CB को क्या लिखेंगे OB माइनस OC लिख देंगे। ठीक है। अभी हमने AB का कैसे बताया था, AB का पॉइंट कैसे आया था भाई, OB माइनस OA, यानी पहले B को लिखना है फिर माइनस A को करना है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तो O लगा देना है। तो ये चीज अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो उसी का हेल्प लेकर के यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ से यूज करते हैं ऊपर का स्पेस। अब क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते जाइए, तो देयरफॉर n, OC को हमने वेक्टर R कहा है, OA को कह लिया है वेक्टर A इज इक्वल टू m, OB को कह लिया है वेक्टर B माइनस OC को कह लिया है वेक्टर R। अब मल्टीप्लाई करके इनको शिफ्टिंग कर दे एक साइड में, यानी R को एक साइड में कर लिया जाए, तो R को एक साइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा NR प्लस हो जाएगा MR इज इक्वल टू MB, और ये क्या हो जाएगा प्लस MA। ठीक है। अब यहाँ से R कॉमन करके उसके बाद डिवाइड कर दें तो ये सेक्शन फार्मूला देखिए कैसे आ गया, वेक्टर R इज इक्वल टू MB प्लस MA डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ से m प्लस n। तो अब कहेंगे कि ये प्लस है, किसी को आगे पीछे लिखना है, उनकी मीनिंग है ये। यहाँ पे अब याद करने की जो बात आती है कैसे करेंगे, इधर से ये रेशियो लेंगे तो ये वाला वेक्टर लेंगे। देखिए m के साथ क्या है वेक्टर b, m के साथ वेक्टर b, जब n लेंगे तो क्या लेंगे, इधर का वेक्टर ले लेंगे वेक्टर a डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो ये तो 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको पॉइंट के फॉर्म में करना हो तो कैसे करेंगे। अब पॉइंट के फॉर्म में आते हैं तो R वेक्टर मतलब क्या है OC, और OC को जब आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, R वेक्टर का मतलब है यहाँ पे हो गया आपका OC, ठीक है, तो OC को लिख लेंगे M, B मतलब हो गया OB प्लस N, A मतलब हो गया OA, और डिवाइडेड बाई M प्लस N। ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में एकदम से सेक्शन फार्मूला आपका, ठीक है, ये है वेक्टर फॉर्म, यही आपको काम में आना है, ठीक है। लेकिन पॉइंट के फॉर्म में जो कि 11 में आपने पढ़ा था कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू z, वो कैसे आएगा वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। अब OC का पोजीशन वेक्टर हम क्या लिखेंगे, OC का पोजीशन वेक्टर जब लिखना होगा तो आप लिखेंगे xi प्लस yj प्लस z, ठीक है। और यहां से अब लिखते हुए चलेंगे
m OB का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k हो गया। और n के साथ क्या आ रहा है n, तो मल्टीप्लाई बाई a यानी कि x1i प्लस x2j प्लस x1i y1 के साथ क्या y1j प्लस क्या हो जाएगा z1k। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको i के कॉफिशिएंट को एक पास, j के कॉफिशिएंट को एक पास और डिवाइडेड बाई अभी m प्लस n है तो वो हम स्टेप नीचे कर लेते हैं। यहाँ आ गया आपका m प्लस n हो गया। अब हम क्या करते हैं, नीचे नहीं दिखेगा आपको, ऊपर से एक 2 लाइन इरेज करते हैं। तो ऊपर से देखते हुए चलिए, अब आ गया आपका xi प्लस yj प्लस z। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां से i कॉमन कर लेंगे तो mx2 प्लस nx1 आ गया। mx2 प्लस nx1 i प्लस j वाले में चलेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा my2 प्लस ny1 j, और k वाले में चलेंगे तो mz2 प्लस nz1 k, और टोटल डिवाइडेड बाई क्या था आपका m प्लस n। अब यहां से देखिए i के कॉफिशिएंट को i वाले से कंपेयर कर लिया जाए, j के कॉफिशिएंट को j से कंपेयर कर दें और k के कॉफिशिएंट को k से कंपेयर कर दें तो 11 का जो फार्मूला हमने पढ़ा है वो भी पॉइंट फॉर्म में भी आपका आ गया। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में क्या निकल के आ रहा है, पॉइंट फॉर्म में आपको मिल जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू आ गया mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n आ गया, और y इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n मिल गया, और z की वैल्यू क्या मिल रहा है mz2 प्लस mz1 अपॉन m प्लस n मिल गया। ठीक है, तो ये 11 में आपने फार्मूला वहां पे भी पढ़ा था, तो वेक्टर फॉर्म भी हो गया, उसका पॉइंट फॉर्म भी हो गया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है, यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये चीज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। ये चीज आपने पढ़ भी लिया है, वेक्टर में आ भी चुका होगा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, लेकिन नहीं पढ़ा है तो भी आपको बता दें, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देते। ये हो गया, यहाँ कर लेते हैं ये, यहाँ भी 2 पॉइंट है तो ये हो गया x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 एंड z2। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर निकालना आपने देख लिया है। ठीक है, वेक्टर निकालना आपने देख लिया है, किस तरीके से AB वेक्टर मिलेगा, तो AB वेक्टर जो मिलेगा दैट इज OB माइनस OA, OB माइनस OA कर देंगे आ जाएगा, तो फिलहाल वो मैटर नहीं है, OB माइनस OA कर देंगे तो कितना आएगा x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1। ठीक है, ये AB वेक्टर आ जाएगा। अब पता है कि कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर, वेक्टर में इसीलिए करें बार बार, डायरेक्टेड लाइन इज अ वेक्टर, कोई भी डायरेक्टेड लाइन क्या है, वेक्टर है। तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा वो कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, वाई एक्सिस से जितना बनाएगा डायरेक्शन कोसाइंस वो भी बोला जाएगा, बट क्या होगा विद वाई एक्सिस, एंड जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। तो हम फिलहाल अभी 2D जैसे बिहेव करके एक आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर, इसको हम अभी x कह ले रहे हैं, ये y है,
अब की बार इसको हम जेड एक्सिस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एम, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये हो गया एम। अब यहाँ से लाइन हम पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया आपका पी। ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल तो एक्स एक्सिस से बनाएगा। देखिए कैसे एक्स एक्सिस से उतना ही एंगल बनाएगा। ये अगर हम जेड एक्सिस को भी मिटा करके केवल हम बात करें 2D का, ठीक है। तो इस लाइन को जब इंक्रीज करते हुए लेकर के आओगे तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, तो जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा भाई? क्योंकि आपने सब परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये लाइन क्या हो गया, इसके पैरेलल हो गया, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, और स्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होगा ऐसा। तो लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है। अब अगर ये एंगल अल्फा है तो कास अल्फा की वैल्यू क्या होगा, कास अल्फा दैट इज बेस अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आएगा, हम केवल x 2D की बात नहीं कर रहे, सिंपल, ठीक है, 3D में नहीं जा रहे। तो हम जानते हैं कि ये है यहाँ से ओरिजिन से लेकर के और पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x2, ये डिस्टेंस है x2, और इस पॉइंट के अनुसार ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक x1। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस हो गया। मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1, सेम डिस्टेंस ये भी होगा। तो मतलब कास अल्फा जो यहाँ पे लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हो गया, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का मतलब वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कास अल्फा क्या निकल के आ रहा है, कास अल्फा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई, अब इसको रूट के फॉर्म में लेके आते हैं तो ये भी वेक्टर कैसे निकला था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये आपका हो गया कास अल्फा, दैट इज डिनोटेड बाई एल। एल से भी इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग एल से भी डिनोट कर सकते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए अब मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग क्या करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, तो एल इज इक्वल टू कास अल्फा, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली आप निकालेंगे तो आपका क्या क्या आ जाएगा, जब एल निकाल लिए तो आप इजिली कास बीटा, कास बीटा का मतलब क्या हो गया, कास बीटा मतलब कि लाइन वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तो लाइन वाई एक्सिस से जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे एम, और वो हो जाएगा आपका कास बीटा। तो कास बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन, ये इतना लंबा ना लिख करके लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ AB। AB का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड आ गया। तो कास अल्फा निकल गया, कास बीटा निकल गया, और इसी तरीके से गामा जो हो जाएगा, यानी कास, उसको हम n कहेंगे, n इज इक्वल टू कास गामा। कास गामा मतलब जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ठीक है। यहां तक आप समझ में आ गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब होता है कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस विद द एक्स एक्सिस, दैट इज डिनोटेड बाय एल, जिसको हम कास अल्फा बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन आ रहा है, कास लेना है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन वाई एक्सिस के साथ कास बीटा, दैट इज वो निकल जाएगा, और जेड एक्सिस वाला हो गया। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाते हैं। अब हम इसको पॉइंट को निकाल करके दोनों पॉइंट से वेक्टर ही मैंने आपको बना दिया था, बना के दिखा दिया। अभी भी मैंने ये वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखा कि AB वेक्टर इज इक्वल टू, आ गया था x2 माइनस
x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ठीक है, हमने इसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया, यानी वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया यहाँ पे x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी आई प्लस y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जे प्लस नेक्स्ट क्या आएगा z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ए बी के। और पढ़ चुके हैं आप कि इसी को आपने क्या कहा था, अभी आपने निकाला L है, ये आपका M है और ये N है। ठीक है, तो हम इसको अगर लिख दें और ये वेक्टर क्या हो गया ए बी टाइप हो गया, यानी यूनिट वेक्टर निकल गया। इससे क्या निकल गया यूनिट वेक्टर, और जब ये यूनिट वेक्टर निकल गया तो कितना आ जाएगा, दैट इज एल आई प्लस एम जे प्लस एम के। मतलब ये हो गया, इससे एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर दिया जाए तो आई का कॉफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइंस, एम का जे का कॉफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन और के का कॉफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन है ये। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब ये निकल के यदि एल क्या है कास अल्फा, ये आपका हो गया कास बीटा, ये हो गया कास लैम्डा, तीनों आपके डायरेक्शन कोसाइन से निकल गए। अब आते हैं कि अगर सिंपल फॉर्म में कोई वेक्टर है, जब आपको पता चल गया, सीधी सी बात आपने ये देख लिया, जब यूनिट वेक्टर में होगा तो क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है, और अगर यूनिट वेक्टर नहीं होगा तो क्या है डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है, मतलब आप कोई भी वेक्टर, अगर ए बी वेक्टर की ही बात कर लें, आपने लिखा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, z2 माइनस z1 k। तो इसमें ये क्या है डायरेक्शन रेशियो है, जब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में नहीं है ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो। और इसको डिनोटेड बाई क्या करते हैं, ए बी सी से डिनोट करते हैं। मतलब कोई सिंपल वेक्टर अगर आपने लिया ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो ए बी सी क्या हो गया डायरेक्शन रेशियो हो गए। तो देयरफॉर हम कह देंगे डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या होंगे, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज हो गया x2 माइनस x1। ठीक है, दूसरा क्या हो गया y2 माइनस y1, और तीसरा हो गया आपका z2 माइनस z1, जिसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी से। तो मतलब हो गया कि डायरेक्शन रेशियो ए की वैल्यू क्या आ गया x2 माइनस x1, बी की वैल्यू y2 माइनस y1 और सी की वैल्यू z2 माइनस z1। ठीक है, तो आपने पिछले यानी कि वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो के बारे में। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो आर द 3 नंबर विच इज प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। वो डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब सेम रेशियो में होते हैं। ठीक है, तो इजिली आप देख सकते हैं या वहाँ पे ये चीज आया भी होगा कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है L बाई ए इज इक्वल टू M बाई बी इज इक्वल टू N बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा। यानी फिक्स रेशियो इनका होता है, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट किस टाइप का होगा ये अब आप देख सकते हैं, वो होगा K के फॉर्म में। ठीक है, लैम्डा के फॉर्म में, या ऐसे भी हम लोग कभी K लिख के आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। A बाई एल इज इक्वल टू B बाई एल इज इक्वल टू C बाई एल इज इक्वल टू लैम्डा। ऐसे कह लो। ठीक है, दोनों में से कोई भी ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम बात ये करने जा रहे थे
कि यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकल गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया, तो एक और रिजल्ट यहाँ पे प्रूव कर दिया गया। वो रिजल्ट क्या है? एक रिजल्ट प्रूव कर ले कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अभी आपको ये प्रूव करा देते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होता है। ये रिजल्ट हम लोग प्रूव कर दिए। अभी अभी आपने L की वैल्यू यहाँ निकाला है, x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए, कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड से ही कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका x2 माइनस x1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। इसका क्या हो गया भाई? होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। इसका भी हो गया होल स्क्वायर प्लस ये हो गया z2 माइनस z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB। इसका भी हो गया होल स्क्वायर। तीनों का आपने क्या कर दिया? होल स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर करोगे, AB की वैल्यू क्या आया था? याद आ रहा है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो फिलहाल यहाँ पे बात करें, सबका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर AB का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में क्या आ गया हमारे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ AB तो रूट होता है, और स्क्वायर लग गया तो रूट क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो क्या आंसर आने वाला है? आपको आंसर मिल जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यही सेम चीज यहाँ पे आ जाएगा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चाहे इतना कर लें या ऐसा करते हैं, इतना लिखने से ही हम बच जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हम इसी को ये ना लिख दें कि ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड AB, मैग्नीट्यूड AB हो गया, और रूट में होता है, रूट में होता है तो होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या है? पहले से ही है मैग्नीट्यूड ऑफ AB का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। तो डायरेक्शन रेशियो आपको क्लियर हो गया, यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए किसी भी लाइन मीन्स वेक्टर, वेक्टर मीन्स लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन या वेक्टर को क्या करना पड़ेगा? यूनिट फॉर्म में चेंज कर देंगे, यूनिट वेक्टर, उससे डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएगा। और अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो डायरेक्शन रेशियो हम वहीं से लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद की बात करते हैं कि एक दो क्वेश्चन टच कर लिया जाए, देख लिया जाए कि दो क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, इधर जगह ले लें, स्पेस चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री और एक एंगल और दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, इफ अ लाइन मेक एंगल 135 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस से 90 डिग्री, y एक्सिस से 135 डिग्री और z एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस? आपको क्या निकालना है कि फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस DC। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं L इज इक्वल टू क्या होता है? cos अल्फा। तो मतलब L की वैल्यू कितना हो गया? cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है भाई? 0 हो गया।
इसी तरीके से m निकालेंगे तो m इज इक्वल टू cos बीटा। cos बीटा मीन्स हो गया cos 135 डिग्री, और 135 डिग्री की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आपका आ जाएगा 135 माइनस 1/√2 भाई 45 ही होगा 90 प्लस, तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो माइनस क्या हो गया 1/√2, ठीक है। और लास्ट में n इज इक्वल टू क्या होता है cos गामा, तो cos गामा में क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री दैट इज 1/√2। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। एक और अच्छा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर लें, ये क्वेश्चन आया भी है, यानी वेक्टर वाले चैप्टर में भी आ चुका है, तो इसको भी आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। चलिए देखते हैं कि थोड़ा इधर पेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ लाइन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which make equal angle with the coordinate axis. Find the direction cosines of a line which make equal angle with the coordinate axis. Coordinate axis के साथ क्या कर रहा है equal angle बना रहा है। तो मतलब ये हो गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। यही तो एंगल होते हैं जो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ बनाता है। मतलब इससे ये होगा कि अगर सब में cos ले लें तो cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। इसका मतलब ये हो गया कि L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N, और आप फार्मूला पढ़े हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो चाहे तीनों को हम रियल कर लें तो 3L स्क्वायर इज 1, तो देयरफॉर L की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा यही होगा ना प्लस माइनस 1/√3, चाहे cos अल्फा कह लो, चाहे cos बीटा कह लो, चाहे cos गामा कह लो, ठीक है। ये आपका निकल जाएगा। अब एक और क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो -18 12 -4 -18 12 -4, ठीक है। इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, क्या दिया हुआ है डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। इफ अ लाइन है डायरेक्शन रेशियो देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो हमको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा, जब डायरेक्शन रेशियो दिया है तो आप पढ़ लिए कि लाइन मीन्स क्या होता है वेक्टर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाए, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो ये ले लेते हैं लेट वेक्टर ए -13i प्लस 12j -4k। अब देखना है ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 आ जाना चाहिए। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 18 324 प्लस 144 और प्लस 16, कितना आ जाएगा 6 4 10 10 and 4 कितना हो गया 14, 2 2 and 4 6 6 and 2 8 हो गया, और अब आएगा हमारे पास 4 यानी कि 484 किसका स्क्वायर होता है भाई फटाफट बताइए। 484 जाएंगे 20 21 22, तो मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है 22। जब 22 आ गया तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसको यूनिट वेक्टर बस बदल ले, डायरेक्शन कोसाइंस आ गया। तो यूनिट वेक्टर बदलने का तरीका क्या है तो आपको बता दिए थे ना, यूनिट वेक्टर का तरीका क्या है। यानी ए क्या है निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो -18 बाई क्या हो जाएगा 22i, ठीक है, प्लस 12 बाई 22j
4/22k। अब फटाफट बताइए एल क्या हुआ, एल की वैल्यू कितना निकल रहा है। अच्छा इधर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा एंगल हम इसका भी चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखने लगे। चलिए अब दिख रहा होगा, अब आपको दिख जाएगा। तो एल की वैल्यू कितना 9/11 कैंसिल हो गया, तो -9/11 और m कितना आ जाएगा, m की वैल्यू ये हो जाएगा 6/11 और m की वैल्यू कितना जाएगा -2/11। बस ये आपका डायरेक्शन को साइंस निकल गया, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके पहले एक्सरसाइज के ही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबरिंग में नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि कॉन्सेप्ट के बाद आपको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, 10 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, पहले खुद करेंगे, नहीं आएगा फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इसी पे इसको बंद करते हैं। अब आप